जय हिंद, नमस्कार। मैं उम्र जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान हैं आदि अचिंत। उनसे बात करेंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत को लेकर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आदि, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं एकदम बहुत अच्छी हूँ। और बांग्लादेश को अक्सर आप घुट्टी चटाते रहते हैं, तो मैंने सोचा आप ही से बात की जाए बांग्लादेश से को लेकर। क्योंकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट जिसमें ये खबर आई कि हालाँकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर हुए हैं और जो आर्म्स सप्लाई पाकिस्तान बांग्लादेश को कर रहा है काफ़ी लंबे वक़्त से। जो अभी ये डेवलपमेंट है, एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ ट्रूप्स आ जाते हैं। अब सपोज़िटली चाइना कहता है कि हमें अपने सिटिज़न्स की प्रोटेक्शन के लिए, हमको सिक्योरिटी के लिए अपने ट्रूप्स पे ट्रस्ट करना होगा। ये प्लस जिस तरह से बांग्लादेश में डेवलपमेंट हुए हैं, बांग्लादेश एक तरफ अपने संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलरिस्ट शब्द हटा रहा है, इस्लामिक देश बनाने की राह पर है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। भारत के खिलाफ क्या कोई जो ये डेवलपमेंट हो रहा है, क्या कोई भारत के खिलाफ कोई साजिश है या किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? इंटरेस्टिंग सवाल है जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, बांग्लादेश पाकिस्तान की एम्यूनेशन बहुत टाइम से ले रहा है। जी। क्योंकि वो चाइना का, अब देखिए हमने जो 71 के बाद जो गलतियाँ करी थी, अ, आपको बांग्लादेश की को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना था, आपने नहीं बनाया। सो कॉल्ड आयरन लेडी, एक्चुअली आयरन लेडी नहीं थी, वो कॉटन की लेडी थी। उनको वो फिसल गई जब उनको बोला था केले के छिलके के ऊपर। अ, काफ़ी सारी गलतियाँ करी गई थी उस ज़माने में। आपने अपना बॉर्डर सीधा नहीं किया, आपने ट्रूप्स वापस कर दिए पाकिस्तान के अपने लोगों को लिए बिना। आपने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करी जिससे आज जो आपको प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने, वो हिस्ट्री में से बाहर निकलती हैं। सबसे पहला वो। दूसरा, देखिए ये काफ़ी टाइम से ये लोग वेपन्स लेते हैं और बांग्लादेश का जो लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डिफेंस है वो मोदी साहब ने आके दिया था, पहले नहीं देते थे इनको। सो वो एक वल्नरेबिलिटी थी और उन्होंने उठा के चाइनीज़ वेपन्स ले रखे थे। अब चाइनीज़ वेपन्स को अगर आप देखेंगे, दे आर बेसिकली कॉपी पेस्ट ऑफ सोवियत वेपन्स, जो रशियन वेपन्स होते थे पुराने। एंड आज भी वही सिस्टम है काफ़ी हद तक। अभी तो जो लेटेस्ट उनकी वेपनरी आ रही है, दैट इज़ मोर कॉपी ऑफ अमेरिकन वेपन्स देन द रशियन वेपन्स। तो जो पुराने वेपन्स इनके पास बांग्लादेश वाले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनके पास T-59 टैंक्स हैं, उनके पास 120 एमएम आर्टिलरी है, उनके पास जो बंदूकें हैं, वो सब चाइनीज़ हैं। नाउ चाइनीज़ जो हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया सोवियत कॉपीज़ हैं, तो सोवियत कॉपीज़ के ही उसके अंदर एम्यूनेशन जाता है। एंड देयर बे बहुत कम देश हैं इस दुनिया के अंदर जो वो सोवियत वेपन्स के एम्यूनेशन बनाते हैं। वन ऑफ देम इज़ भारत, पाकिस्तान और कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो बनाती हैं। ईस्ट यूरोप से तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि वो भी अपनी वॉर में घुसे हुए हैं इस टाइम पे। पाकिस्तान से ये लोग काफ़ी टाइम से ले रहे हैं। ना आपको मैं एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ, 6-8 महीने पहले इनकी टैंक फायरिंग एक्सरसाइज़ हो रही थी एक, ठीक है, बांग्लादेशियों की। तो इन लोगों ने टैंक शैंक फायर-वायर करा। इनके टैंक क्या होता है ना, ऐसे रो में खड़े होते हैं एंड दे फायर, ठीक है? वो 100-100 मीटर के गैप में खड़े होंगे एंड दे फायर ऑन अ पर्टिकुलर टारगेट। वो बराज फेंकते हैं एक तरफ से। एंड इनका एक्सरसाइज़ था कि 60 राउंड्स फायर करेगा ईच टैंक। 60 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन विल बी फायर्ड पर टैंक। तो बेसिकली दे वुड गो इन अ सीरीज, फायर, रीलोड, फायर, रीलोड, फायर, ऐसे 60 बार ही करेंगे। इनके कोई 40-50 कोई टैंक थे वहां पर, तो ईच गाय हैड टू फायर अबाउट 10-12 राउंड्स ईच। सॉरी, ईच राउंड वुड हैव टेकन 10-12। उसके बाद वो 10-10 करके 6 राउंड फायर होने थे। इनमें से इनके 40% टैंक्स के टर्रेट्स डैमेज हो गए। टर्रेट क्या होता है? वो जो बंदूक निकली होती है ना टैंक के आगे से, दैट दैट फायरिंग बैरल जो होता है, वो डैमेज हो गए फायरिंग के टाइम पे। तो इनको बड़ा, यार ये क्या हुआ? इन्होंने चाइनीज को बुलाया, चाइनीज T-59 टैंक्स थे, कि साहब ये क्या है? तो और ये मैं जो चीज बता रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में है, मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा, यू कैन एक्चुअली सर्च ऑन इट। तो उन्होंने चाइनीज को बुलाया, बोला यार ये क्या है? चाइनीज ने बोला यार आपने एम्यूनेशन कहाँ से ली? तो कहता है जी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लेते हैं हम, तो वहीं से लेते हैं सारा टाइम। कहता है नो वंडर, वो एम्यूनेशन फॉल्टी है। ठीक है। और ये एक्सपीरियंस यहाँ का भी नहीं है, ये एक्सपीरियंस पाकिस्तान से जो एम्यूनेशन जा रही है यूक्रेन के अंदर भी, वहां पे भी यही सेम एक्सपीरियंस आ रहा है कि उनके वो 122, उनके पास एक बंदूक है विच इज नोन एज द गॉडजीवा 122 2SV।
उसके अंदर इन लोगों ने ये डाली थी एम्यूनेशन और वो फट गई। मतलब लोगों को वहाँ पर कैजुअल्टी-शैजुअल्टी हो गया, वो फटता है तो यू कैन इमेजिन, अब तो किसी और को मारने के चक्कर में आपके सिर में फट जाए तो फिर इट इट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ डैमेज। तो यूक्रेन की तरफ से भी काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं इसके ऊपर। तो देखिए ये जो इन लोगों ने लिया है 40,000 शेल्स, आर्टिलरी शेल्स ले लिए, 2-3 हज़ार टैंक एम्यूनेशन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। अगर ये सोचते हैं कि इससे कुछ भारत के ऊपर अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतना एम्यूनेशन आप 1 या डेढ़ दिन से ज़्यादा नहीं यूज़, इट विल बी फिनिश्ड। और बांग्लादेश भारत का जो बॉर्डर है ना 4,500 किलोमीटर का है। तो चलिए 40,000 क्या आप बोलते हैं 2 लाख या 3 लाख शेल्स हैं इनके पास, ठीक है? अब 4,000 किलोमीटर में 3 लाख शेल्स को आप डिवाइड करेंगे तो घंटा कुछ भी नहीं आता। दे विल नॉट बी एबल टू फायर एनीथिंग। इट्स ठीक है, ये दीज़ आर बेसिकली मेंट फॉर ट्रेनिंग। आप लीजिए, हुँ। थोड़े से ट्रेनिंग वेनिंग करिए, ये करिए, आपके पास थोड़ा-सा वॉर वेस्टेज रिज़र्व भी रखते हैं लोग। इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंट, इतना वो नहीं है। ऑल्दो जिनको इन चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है, वो थोड़ा भी हवा बना के बैठे, ओए होए! ये तो पहुँच गया, भारत क्या कर रहा है, ये वो एंड ऑल दैट। ओ हुँ। यार, ये तो पिछले 30 साल से ले रहे हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एंड द क्वांटिटी देव टेकन, और मैंने काफ़ी सीनियर आर्मी वालों से जी। बात करी है, इट्स इनसिग्निफिकेंट। लेकिन एक बात है आदि कि पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश जो भारत से बिजली लेता है उसके पैसे देने के लिए तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान से लगातार वो हथियार खरीद रहा है। क्या ये कोई सीक्रेट देखिए किसी क्या होता है, सीक्रेट मैं आपको बताऊँ, ये या जो फिर आम जो जिस तरह से हिंदुओं की स्थिति है बांग्लादेश में, क्या उनके खिलाफ कुछ प्लान यार किया जा उनको रहा है? उनको भी तो डर लगता होगा ना कि यार कहीं ये घुस गए यहाँ पर इंडियंस तो क्या करेंगे हम लोग? कुछ तो पुशबैक करोगे, कुछ तो चलाओगे। हुँ, नाउ दे नो दे कांट कवर द एंटायर बॉर्डर, बट यार जहाँ से घुसेंगे एटलीस्ट वहाँ पर तो कुछ कुछ तो रेजिस्टेंस डालें हम लोग। अगर भारत कल डिसाइड करता है मैं चिटगांग वैली को काट दूँगा, और वो आप बोलते हैं यहाँ पर क्या है, वो 21 किलोमीटर का जो हमारा चिकन लेक है। हुँ, चिटगांग का जो हिल ट्रैक का जो एरिया है वो 20 किलोमीटर का है बाय द वे। पौने घंटे का ड्राइव होगा, 1 घंटे का ड्राइव होगा, आप पूरा बांग्लादेश तोड़ सकते हो उसके अंदर, इतना कुछ नहीं है। सो दे आर बेसिकली आल्सो, ठीक है, थोड़ा रेजिस्टेंस भी हो जाएगा, थोड़ा ये भी हो जाएगा, बाकी आपकी आर्मी को भी चाहिए होता है। दूसरा आपने पूछा पैसे की बात, देखिए जब फौज के जो पैसे होते हैं ना वो हमेशा अलग होते हैं। रिमेंबर दैट, वो सिविलियन यूजेस के पहले आते हैं, हमेशा। चाहे सिविलियन एरियाज़ में बिजली ना हो, फौज को पैसे जाएँगे। एंड देखिए, दिस इज़ एन आर्मी रूल। बांग्लादेश में आपको ये समझ में आना चाहिए, ये आर्मी रूल है। ये मार्शल लॉ लगा हुआ है वहाँ पर। यूनुस तो ऐसे ही एक टट्टू है, खड़ा कर रखा है इसको, और आर्मी भी चल ठीक है, तू खड़ा है, तू दुनिया में जाके सबसे पैसे-पूसे माँग के आ रहा। जैसे शहबाज शरीफ को खड़ा कर रखा है, इट्स द सेम थिंग। यूनुस इज़ अ बिग नोबडी एंड ट्रस्ट मी, अगर जिस दिन आर्मी को गुस्सा चढ़ा, यूनुस उल्टा टंगा होगा किसी पुल के नीचे, ठीक है? और ये चीज़ बाय द वे मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि बांग्लादेश में 32 कूस ऑलरेडी हो चुके हैं। हुँ। 32 coup attempts have happened in Bangladesh। सो ये आप इनके 50 साल की हिस्ट्री के अंदर 32 coup अटेम्प्ट्स, मतलब हर डेढ़ साल के अंदर एक coup होता है बांग्लादेश का, एवरेज में अगर आप देख लो। तो दिस इज़ नथिंग न्यू। तो फौज के पास लेकिन पैसे आ जाएँगे, हुँ, दैट्स हुँ। नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। वो आपको सिविलियंस को बिजली नहीं मिलेगी, दैट इज़ वेरी क्लियर। लेकिन जिस तेज़ी से बांग्लादेश की स्थिति में बदलाव हो रहे हैं, अब बांग्लादेश को हमारे पड़ोस में पाकिस्तान तो है इस्लामिक मुल्क, अब बांग्लादेश भी इस्लामिक मुल्क बनने जा रहा है। सिंस संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने की बात की जाए, बांग्लादेशी राष्ट्रवाद को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। तो एक इस्लामिक पूरी आइडियोलॉजी वाला एक इस्लामिक देश बांग्लादेश भी बन जाएगा। तो ऐसे में ये जो कई सारी और एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, दूसरी तरफ जो चाइनीज़ ट्रूप का आना, तो कई सारी चीज़ों को कई सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की देखिए, कोशिश कर रहे हैं कई सारे एक्सपर्ट्स लेट्स कि क्या ऐसा है कि बांग्लादेश को रशिया, यूक्रेन और हिज़्बुल्लाह, ईरान और ये सारा जो इज़राइल का संघर्ष चला, उसको उस रास्ते पर कोई चलने की प्रेरणा दी जा रही है, ऐसा कुछ देखिए, अ, अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश को देखिए, यूक्रेन में एक सप्लाई रूट है, जहाँ से यूक्रेन को सप्लाइज़ मिलती हैं। हुँ, बांग्लादेश तीनों तरफ से हम चारों तरफ से हमारे से घिरा हुआ है, तो ही कांट डू मच। हुँ, एक बड़ी सड़ी हुई चीज़ होती है जिसका नाम है ज्योग्राफी, ठीक है? ज्योग्राफी चेंज नहीं कर सकते, आप जो मर्ज़ी चेंज कर लीजिए। जैसे आप अपनी फैमिली चेंज नहीं कर सकते, अपने नेबर्स चेंज एब्सोल्यूटली। कर सकते हैं, अपने दोस्त चेंज कर सकते हैं। तो जिस जगह पे आप पैदा हुए हैं एज़ अ कंट्री, वो चेंज करना बहुत मुश्किल है।
अगर आप पाकिस्तान की बात करें, देखिए पाकिस्तान तो यार पैसे के लिए अपनी माँ को बेच के आ जाएगा, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये अमेरिकन्स बोलते हैं बाय द वे। सीआईए के जो एनालिस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि दे विल सेल देयर मदर फॉर $20। ठीक है, ये उनके वर्ड्स हैं। मैं मेरे को गाली देने से पहले कई पाकिस्तानियों को मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, सीआईए के आर्काइव्स में जाके ये ज़रा फ्रेज़ आप टाइप करिए, आपको पता चल जाएगा किसने बोला है ये। तीसरी चीज़ आपने पूछी, चाइनीज़ ट्रूप्स इन पाकिस्तान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। देखिए, चाइनीज़ ट्रूप्स इन पाकिस्तान है क्योंकि आप पिछले 1 साल में देखें, इनके ऊपर 6-8 अटैक्स हो चुके हैं पाकिस्तानियों चाइनीज़ को पाकिस्तान के अंदर। तो होता क्या है यार, चाइनीज़ बोलते हैं यार वैसे ही साला फेल्ड प्रोजेक्ट है, $60 बिलियन हमने फेंके हुए हैं इसके अंदर, देलेगा हमको कुछ वापस नहीं मिलता, ऊपर से हमारे बंदे मर जाते हैं वहाँ पर। ना हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे तो नाक कटेगी। हमने तो बोला भैया ये तो सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप है, ये है, वो है। अब यहाँ से बाहर निकले तो दुनिया भर में नाक कटेगी। तो चाइनीज़ तो ऐसी जगह पे फँसा हुआ है, ना वो अंदर आ सकता है, ना बाहर निकल सकता है। हुँ। इट्स अ वेरी फनी सिचुएशन फॉर हिम। नाउ उसके बंदे मरते हैं। नाउ व्हेन ही सेज यार ये है, तो उसके बाद अभी जो प्रीवियस इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ उसके अंदर? वो इस्लाम के ऊपर किसी वो झगड़ा हुआ, एक सिक्योरिटी गार्ड ने निकाली बंदूक, 2 चाइनीज़ को गोली मार दी। तो बोलते हैं यार ये कैसी सोसाइटी है, हम तो तुमसे बात भी नहीं कर सकते, हम कुछ बोल देते हैं इस्लाम के, वो तुम सारा उठा के मेरे को गोली मार देते हो। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? तो उस वजह से ये लोग काफ़ी टाइम से प्रेशर कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक चाइनीज़ के ट्रूप्स, जहाँ पर चाइनीज़ की सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनके जो जहाज हैं, जे जे जे-10 सीज़ और ये सब जहाँ पर आए हैं, वहाँ पर चाइनीज़ ट्रूप्स हैव बीन देयर प्रोटेक्टिंग दोज़ एरियाज़। और जो चाइनीज़ के एसेट्स हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डैम्स हैं और ये सब चीज़ें, उन पे चाइनीज़ के ट्रूप्स हैं। नाउ दे आर सेइंग जो चाइनीज़ इंजीनियर जो इधर-उधर घूमते हैं और जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनके पास भी चाइनीज़ ट्रूप्स रहेंगे। तो इसमें 2-3 सवाल उठते हैं, 2-3-4 सवाल उठते हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, और आप सोचिएगा इसका जी। जवाब क्या हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं, उनके पास तो फ्रीडम है मारने, कूटने की, आपने किसी को अरेस्ट करना है अरेस्ट कर लो, मार लो, गोली मार दो, ये कर लो। क्या वो राइट चाइनीज़ को दिए जाएँगे? कि राह चलते पाकिस्तानी को आप गोली मार सकते हो, राह चलते पाकिस्तानी को आप अरेस्ट कर सकते हो, राह चलते पाकिस्तानी को आप जेल में डाल सकते हो, या उसको टॉर्चर कर सकते हो, या जो भी कर सकते हो। क्या वो राइट्स उनके पास रहेंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये चाइनीज़ गार्ड्स रहेंगे तो बेसिकली चाइनीज़ गार्ड्स चाइनीज़ लोगों को वो करेंगे। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि और चाइनीज़ टारगेट्स बन जाते हैं पाकिस्तान के अंदर? जिससे पॉइंट नंबर 3 निकलता है, हू विल गार्ड द गार्ड्स? ठीक है? तो आप तो भैया अंदर घुस के आप तो और टारगेट दे रहे हो दूसरे वाले को। यार जब कोई आपको ठोक रहा है तो आप पीछे हटते हो। आप तो अंदर जा रहे हो। तो पहले 1 टारगेट था, अभी 10 होंगे। तो ये तो बल्ले-बल्ले है यार बीएलए के लिए। वो तो आँख बंद करके पत्थर मारेगा, पता है किसी किसी न किसी चाइनीज़ के सिर पे तो लगना ही है। सो दिस इज़ अमेजिंग ब्रेन्स, एंड मैं तो वेलकम करता हूँ इस चीज़ को, आने दो अंदर। क्योंकि वो बीएलए वाले खून लेके बैठे हुए हैं कि ये अंदर घुसे, देखो क्या करते हैं हम इनके साथ। अब देखिए, पाकिस्तान एक सिंपल एंटिटी नहीं है, और मैं कंट्री नहीं बोलता, एंटिटी बोलता हूँ उसको मैं। पाकिस्तान में इस टाइम पे इतने सारे ग्रुप्स हैं कि पाकिस्तान को खुद को नहीं पता क्या चल रहा है। मैं कुछ का नाम लेता हूँ आपके सामने। एक है टीटीपी, सबको पता है उसको, उसके बारे में। टीटीपी कनेक्टेड है टीटीए के साथ, ठीक है? वो साथ में ब काम करते हैं, भाई-भाई है। मेरे हिसाब से तो कोई सेपरेट ऑर्गनाइज़ेशन नहीं है, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। टीटीपी, टीटीए वो एक ही चीज़ है। फिर है आपके बलूचिस्तान में 5-6 ग्रुप्स हैं उनके, बीएलए, बीआरएफ, बीएलएफ, पता नहीं कितने-कितने इनके ग्रुप्स हैं वहाँ पर। वो सारे अब मिल चुके हैं, ठीक है? उन सबने एक-दूसरे से हाथ मिला लिया है, और उन्होंने जाके पश्तूनों से भी हाथ मिला लिया है। तो टीटीपी और बलूचिस्तान वाले और पश्तून वाले दोनों साथ में मिले हुए हैं। तालिबान इनकी भी हेल्प करता है, ठीक है? उसके बाद ग्रुप्स हैं आईएसआईएस, आईएसकेपी जिसको बोलते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस, जिसके जी। अंदर ज़्यादातर रिक्रूट्स हैं तजीक, ठीक है? क्योंकि तजीकिस्तान में इकोनॉमिक हालत खराब है, तो वो सब हैं। अब ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस को कंट्रोल कौन करता है? आईएसआई करता है। और आईएसआई किसके लिए कंट्रोल करता है? वो यूज़ करता है इन इन लोगों को ईरान में ठोकने के लिए। आपको याद होगा कासिम सुलेमानी की ग्रेव पे अटैक हुआ था, 150 लोग मरे थे। आईएसकेपी का काम था वो। आपको याद होगा हेरात में अफ़गानिस्तान में एक बड़ा वो पेट्रोलियम रिज़र्व पे धमाका हुआ था, आईएसकेपी का एब्सोल्यूटली। हाथ था। 2 धमाके हुए हैं आपके रशा के अंदर, आईएसकेपी का हाथ था वो।
तो आईएसकेपी पाकिस्तान की एक प्रॉक्सी है, जैसे आपके यहाँ पर जैश ए मोहम्मद और ये सब चीजें हैं, ये एक ऐसी प्रॉक्सी यूज करते हैं अमेरिकन हेल्प के साथ, बाय द वे। ठीक है, तो अमेरिकन को चाहिए कि ये पाकिस्तानी आईएसकेपी चलाए ताकि अमेरिकन एनिमीज जो हैं वहां पर, ईरान है, आपके रशिया है, इनको छेड़ने के लिए ये सब हो सके। नाउ इस आईएसकेपी का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईएसपीपी। ठीक है, जिसको बोलते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ वलया प्रोविंस। ठीक है, नाउ ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग सा गेम है कि ये आईएसकेपी ने अपने प्रोटेक्शन के लिए एक अलग यूनिट टाइप बनाई हुई है जो पाकिस्तानी आर्मी को ठोकती है जाके। यहां पर एक जो भी मसाला ऊपर से है, इज द उइगर इस्लामिक मूवमेंट। ठीक है, जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट करके ग्रुप है जो चाइना के पीछे पड़ा हुआ है, वो तो खुले में देता है कि भैया तुम करो, देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं हम। अब आईएसकेपी वाले कहां बैठे हैं? बलोचिस्तान में बैठे हैं, कोस्ट में बैठे हैं, अफगानिस्तान में, बलोचिस्तान में तो भरे हुए हैं पूरी तरह से। अब ये लोग कोऑर्डिनेट करना शुरू हो गए बलोच ग्रुप्स के साथ, एंड रीसेंट जो न्यूज आई है कि ये लोग कोऑर्डिनेट होने शुरू हो गए हैं ईटीआईएम के साथ, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट्स, वीगर्स के साथ। तो भैया चाइनीज की तो मात लगेगी अभी बहुत बुरी तरह से, क्योंकि चाइनीज के पीछे एक ग्रुप नहीं है, इस टाइम पे 3-4 ग्रुप्स हैं। और अगर आप अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की तरफ देखें, अमेरिका ने 20-25 साल पाकिस्तान से डील करके एक चीज सीखी है, और ये चीज वो लिखते हैं ओपनली कि साहब ये जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान है ना, ये किसी का नहीं होगा। तो हमको अगर कुछ पाकिस्तान से चाहिए तो ये पंजाबी जर्नैल जो है इससे नहीं लेना हमको, बिकॉज ये साले पैसे खाते हैं, उसके बाद हमारे यहां पर आके पापा जॉन्स के आउटलेट खोल लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज देखी यार, एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर हमारा इन्फ्लुएंस तो रहेगा और हमारी बेवकूफी पीछे कोई पीठ पीछे खंजर नहीं भोंकेगा। वो जगह है बलूचिस्तान। तो आपको दिखेगा अमेरिकन इंटरेस्ट बलूचिस्तान में बढ़ेगा। अब चाइनीज वहां पर बलूचिस्तान में है, तो कैसे भगाएं उनको? मार मार के भगाओगे? तो ऐसी सिचुएशन खड़ी करेंगे जब चाइनीज और खींचेंगे अंदर, मरेंगे, फिर भागेंगे, और जैसे ही वो भागेंगे दूसरी पावर जो होगी अमेरिका आके वहां पर बैठ जाएगा। आपको ये जान के हैरानी होगी, अमेरिका के 2 ड्रोन बेस अभी इस टाइम पे ऑपरेशनल हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में। और ये वो ड्रोन बेस हैं जहां पर ये जो शेख आते थे शिकार के लिए एक टाइम पे, ये बलूचिस्तान में लैंड करते थे, हिरन विरन का शिकार करके वापस चले जाते थे। ये वो बेस हैं जिनमें अभी अमेरिकन ड्रोन उड़ाते हैं वहां से। तो पाकिस्तान इज अ हॉट सूप ऑफ ए बी सी एंड डी, सब घुसे हुए हैं अंदर। ठीक है, एंड देखिए मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं, ये जब एक कंट्री की, बोलते हैं ना, गीदड़ की जब मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, राइट? ये इसकी वही हालत है अभी। ही इज इन अ प्लेस वेयर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वो आपको थोड़ा बिजी रखता है ये टेररिज्म वेरिज्म करके, ताकि आप थोड़ा हाइपर एक्टिव होके जो उसका एंड गेम है उसको थोड़ा ज्यादा फास्ट ना कर दो। ठीक है, तो आपको अपने अंदर थोड़ा बिजी रखने की कोशिश करता है, और अमेरिका को भी चल ठीक है यार, करते रहे थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं करना, ताकि भारत आके तेरे को ठोके ना पिछली बार की तरह। आराम से करियो, थोड़ा लेवल कम रखियो। कोई ये नहीं कि 40-50 बंदे मारे, वो तो मार देगा तेरे को आके, इस बार नहीं छोड़ने वाला तेरे को। तो ये भी उसको बताया हुआ है। तो पाकिस्तान यार, मैं आई मीन मेरे जो कर्नल रायना साहब है, आप भी मिले उनसे, वो उनको हीरा मंडी बोलते हैं, पाकिस्तान को हीरा मंडी है ये। जी, तो जो सबसे मैं ज्यादा कहती पैसे हूँ देगा, हाँ, तो मैं ये तो एम्यूनेशन की अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करूं, बांग्लादेश ने पैसे दिए तो उसने एम्यूनेशन बेच दी, यूक्रेन ने पैसे दिए तो उसको भी एम्यूनेशन बेच दी। उसके बाद रशिया से बोलते हैं कि साहब हमको वीट दे दो, हमको तेल दे दो। रशिया ने बोला बेटा ऐसा है, जिस रास्ते से आया ना उल्टा घूम वापस चले जा। ये चाइनीज से पैसे मांगते हैं लेकिन चाइनीज को ठोकते हैं साथ में। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इतनी सारी ये जो टेररिस्ट ग्रुप घूम रही हैं, नंबर 1 एजेंसी जो है उसको ये सब पता नहीं है? जी। आदि एक और जो सवाल और एक पॉसिबिलिटी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के जो रिश्ते हैं उसके हवाले से जो डेवलपमेंट है, उससे निकल के आती है वो ये कि जिस प्रोजेक्ट की बात हुई थी या जिस प्रोजेक्ट को सफल बनाने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ पर ये बात की गई थी कि ईस्ट पाकिस्तान को जोड़ने के लिए भारत में से 20 किलोमीटर चौड़ी सड़क निकालने की बात हुई थी। क्या ऐसा कुछ तो प्लान नहीं हो रहा है?
देयर इज़ नो चांस मैडम। 20 किलोमीटर चौड़ी सड़क भारत में निकालने के लिए ना आपको पूरी अमेरिकन, चाइनीज़, रशियन आर्मी तीनों चाहिए होंगी। ठीक है? देखिए वो ज़माने गए कि आप ये सब चीज़ें कर सकें। वो ज़माने पूरी तरह से चले गए हैं। एंड देखिए इनका बांग्लादेश का इस टाइम पे अपना नज़रिया है, उनके जो ग्रुप्स हैं बांग्लादेश के अंदर, अगर आप हुँ, देखेंगे हिज़्ब उत-तहरीर उसके ग्रुप्स हैं, हुँ, जिसका वो महफूज़ आलम जो उसका सीनियर एडवाइज़र है, यूनुस का, वो उसका हेड है बाय द वे, ठीक है? अब आप देख रहे हैं भारत के अंदर क्या हो रहा है, हिज़्ब उत-तहरीर को पिछले हफ्ते में बैन किया गया। उसके बाद ये पूरे 1 डेढ़ हफ्ते 10 दिन के अंदर कम से कम नहीं तो 150 रेड्स हुई हैं, जिसके अंदर बंदे पकड़े गए हैं। इनका पूरा इकोसिस्टम तोड़-ताड़ के बराबर कर दिया गया है। इनकी मिर्ची ट्रीटमेंट चल रही होगी अभी और उसमें बहुत-बहुत चीज़ें बाहर निकलती हैं। आप देखिए भारत में जिस तरह से एंटी ड्रग ऑपरेशन चल रहे हैं अभी, अगर आप देखेंगे पिछले 1 हफ्ते के अंदर, कल शाम को चलिए बाकी सब छोड़िए, 700 किलो मेथाम्फेटामिन पकड़ी गई है, राइट? सो ये ड्रग्स बेसिकली लाए जाते हैं अंदर 2-3 चीज़ों के लिए कि इससे पैसे थोड़े रेज़ हों, अंदर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करी जाए। बट अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो भारत के अंदर ऐसे 20 किलोमीटर का एक रास्ता काट ले, तो फिर चाइना को सबसे पहले बॉर्डर से पीछे नहीं हटना था। मैं इससे पॉसिबिलिटी पूछ रही हूँ कि क्या ऐसी हाँ, पॉसिबिलिटी है, क्या कुछ तो मैं ऐसे इसको काम वॉर हो गेम सकता कर है? इसको इसको थोड़ा वॉर गेम करते हैं। इसका मतलब जी, चाइना को बॉर्डर से पीछे नहीं हटना था। क्योंकि क्या होता है अगर चाइना बॉर्डर पे खड़ा होता है तो भारत के कुछ ट्रूप्स एंगेज हो जाते हैं, करेक्ट? रिस्पॉन्स फैक्टर थोड़ा स्लो होगा। आपने तो पूरी आर्मी को हुँ, फ्री कर दिया अभी, ठीक है? और देखिए ऐसा है कोई आपके इस तरफ घुसे तो आप भी उस तरफ घुस सकते हो ना। चाइना को जो भारत से इस टाइम पे खतरा है और जो जिस वजह से वो बॉर्डर से वापस गया है, उसको लगता है कि अगर कल को मैंने ताइवान में घुसा और ये हिंदुस्तानी ऊपर से लद्दाख में घुस गए और यहाँ से तिब्बत में घुस गए तो मैं तो गया। उसको बड़ा क्लियरली पता है ये चीज़, ठीक है? ही नोज़ दैट। तो तभी वो आपको लद्दाख में रोकने के चक्कर में था, नहीं, 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 यहाँ पर मत आओ, आप रोड मत बनाओ, आप ये मत करो, आप वो मत करो। बिकॉज़ आप जितनी रोड्स बनाते हो, आपकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी तो ऊपर होती होती है, हुँ, आपकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी ऊपर हो जाती है। आपके पास इस टाइम पे 4 स्ट्राइक कोर्स हैं। स्ट्राइक कोर्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑफेंसिव कोर्स, एक कोर में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, 20, 30, 40 हज़ार लोग, ठीक है? एक डिवीज़न में 10,000 लोग होते हैं, 3 से 4 डिवीज़न्स होती हैं इसके अंदर। 4 स्ट्राइक कोर्स हैं आपके पास इस टाइम पे, ठीक है? स्ट्राइक कोर मतलब आप इनको बोलते हैं एरोहेड फॉर्मेशंस, आप किसी कंट्री को ऐसे मतलब चीरते हुए अंदर जाते हो, ओके? एक स्ट्राइक कोर आपकी पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ी हुई है और 3 स्ट्राइक कोर आपकी खड़ी हुई हैं चाइना के अगेंस्ट। कहाँ घुसेगा वो? लेट हिम एंटर क्योंकि हमारे पास भी फोर्सेस हैं, हम भी घुसेंगे फिर अंदर। ये वो 1960s वाला भारत नहीं है कि मार खा लेगा। वॉरफेयर बदल चुकी है पूरी तरह से। इतना ईज़ी नहीं है इनको ये सब चीज़ें करना और देखिए जब एक्सिस्टेंशियल थ्रेट आती है ना किसी भी कंट्री के ऊपर, तो आपके पास एक चीज़ है जो पाकिस्तानी ज़्यादा बोलते हैं, भारत में तो कभी कोई बोलता नहीं है, वो एटमी असासे। यू डोंट डू दैट टू अ एटॉमिक कंट्री क्योंकि व्हेन इट विल फील अ थ्रेट सो दैट्स अ बिग बिग एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम। देखिए रिसेंटली ये जो जी, मैं लास्ट प्लीज़ में आगे। इस सब्जेक्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा। हुँ, पाकिस्तानियों के अंदर एक एक हैबिट होती है कि उनको थोड़ा ओवर एग्ज़ैजरेट करने की आदत होती है। हुँ, मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा यार तुम अफ़गानिस्तान में वो जो तालिबान है ना चप्पल पहन के घूमते हैं कुर्ते-पजामे में, उनको झेल लो पहले, ठीक है? वो आके तुम्हारी बॉर्डर टेरिटरी के अंदर घुस के तुम्हारे गले काट के चले जाते हैं, तुमको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुमको पता नहीं चल रहा। यहाँ तक कि अभी तक मैं आपको बताऊँ 1200 पाकिस्तानी जवान मर चुके हैं पिछले 6 महीने के अंदर। ईच महीने में टीटीपी, बीएलए की तरफ से मिला के 500 से ज़्यादा अटैक्स होते हैं पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, 500। आपको इस टाइम पे केपी की पुलिस ने बोला पाकिस्तानी आर्मी को कि बेटा यहां से गायब हो जाओ। पाकिस्तानी आर्मी ने अपने बोरिया बिस्तरा करा बंद और वहां से गायब होना शुरू हो चुके हैं। हुँ। लेकिन आदि ये जो जिन हमलों की आपने बात की और हमने भी देखा है कि पिछले 6 महीने की बात करें या फिर पिछले 1 डेढ़ साल की बात करें, लगातार पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा इन सारे इलाकों में बहुत हमले हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी के जवानों को टारगेट किया गया है।
जी। तो इन सारी चीज़ों को जो बढ़ता हुआ आतंकवादी और सिक्योरिटी कंसर्न्स पाकिस्तान के सामने है, उस सबको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान। इसका पूरा ठीकरा बार-बार भारत के ऊपर फोड़ता है। अभी रिसेंटली भी मुमताज़ ज़हरा बलोच जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाया कि भारत आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है और अफ़गानिस्तान को भी उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को नहीं चाहिए कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ आतंकवाद के लिए होने दे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए। देखिए, इस्लामिक देशों की भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, 57 कंट्रीज़ मिली थी। जी, आपने देखा शहबाज़ शरीफ कहाँ पर था? पीछे सबसे पीछे। ये उसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो नोबडी केयर्स व्हाट पाकिस्तान थिंक्स, नोबडी केयर्स व्हाट पाकिस्तान स्पीक्स। वो दिन गए कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि आपके अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा कर पाए, ये कर पाए। बाहर के देशों के अंदर वो फिर भी थोड़ा सक्सेसफुल होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा, जहाँ पर अभी पाकिस्तान तो इतना कर नहीं पा रहा, बट एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बन चुका है खालिस्तानियों का, जो अपने आप चलना शुरू हो गया है वहाँ पर। बट देखिए, अगर आप सोचते हैं कि ये पाकिस्तानी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री से आके ये लोग ऐसे बोलेंगे कि भई भारत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक दिन दुनिया ने उसको बोलना है, बेटा तू बंद कर दे, तो वो भी बंद कर देगा, राइट? आई कांट कन्फर्म कि हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मेरे को खुद को नहीं पता। बट आई डोंट थिंक हम लोग चुप बैठे होंगे, कोर्स ठीक है? अगर यहाँ पर एक धमाका होता है, तो उधर पे 12 होंगे। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब वो आप करोगे अपने आप जाके कि किसी से करवाओगे कि किसी को आँख मारते हो वो अपने आप शुरू हो जाता है, वो अलग चीज़ है। तीसरा क्या है, अगर आप देखें यार, अफ़गानिस्तान भारत के जो रिलेशंस हैं वो हमेशा पाकिस्तान को घबराहट करते हैं। क्योंकि उनको पता है अगर भारत अफ़गानिस्तान में स्ट्रेंथन हो गया तो दोनों तरफ से ठोक सकता है भारत पाकिस्तान को। ही इज़ एक्सट्रीमली स्केयर्ड अबाउट दैट। और ये वही पाकिस्तान है जो अफ़गानिस्तान में अपने लिए जगह ढूँढता था कि अगर मेरे को भारत के साथ लड़ना पड़े तो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट लेके मैं अफ़गानिस्तान में चले जाऊँगा। आज वही अफ़गानिस्तान उसकी ऐसी हालत करता है, तो ऑब्वियसली उसको दिखता है एक ही चीज़, यार भारत कर रहा है मेरे साथ, ये भारत की साजिश है। अब देखिए ऐसा है, ये पाकिस्तान को एक बीमारी है। राख की साजिश बोलना बीमारी है इनकी, और कुछ नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ डिज़ीज़। एंड देखिए ये आई मीन आपने तो उनका नाम भी ले लिया, मेरे को तो नाम भी नहीं पता था, ज़ारा बलोच आई नो। उनको मुमताज़ बलोच हैं, ज़हरा उनको अपने आप ही समझ में आना चाहिए कि आप किसके लिए लड़ रहे हो। आपके बंदों को मार काट रहे हैं, ये कितना टाइम चलेगा? ठीक है? पाकिस्तान में इस टाइम पे मिलिट्री रूल खड़ा हुआ है। तो ये क्या है ना, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को थोड़ा-सा पुश आउट करने के लिए ये हमेशा दूसरे लोगों पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। पहले पाकिस्तान भारत पे इल्ज़ाम लगाता था, फिर अफ़गानिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता था, फिर रशिया वालों पे इल्ज़ाम लगाता था, फिर से भारत पे शुरू हो गया, फिर अमेरिका को लगाता था, फिर भारत को शुरू हो गया। तो पाकिस्तान के अंदर ये मेंटालिटी है कि साहब हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी नहीं है, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। हम देखो एकदम गोरे-चिट्टे से, लंबे-चौड़े से, देखो पंजाबी मुसलमान हैं हम तो, बड़ी मूंछें हैं हमारी इतनी ज़बरदस्त, छाती पे इतने सारे मेडल, जिसके अंदर बाय द वे आपको पता करना चाहिए ये जितने मेडल लगा रखे हैं ना, किस चीज़ के लिए मिले हैं इनको? ये तारिक अंकल हमेशा बोलते थे कि इनको पूछो कि ये जो मेडल्स लगे कहाँ से आए, कौन-सी जंग जीती इन्होंने? विकिपीडिया में आप जाके अगर देखेंगे, आसिम मुनीर की छाती पे जो मेडल लगे हैं, उसके अंदर एक है डेमोक्रेसी मेडल। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ आपके साथ। एक है एस्केलेशन विद इंडिया मेडल, कि भैया इंडिया के साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, तो उसके लिए इसको एक मेडल दे दिया। वो होता ये है ना हालत है। जैसे डिज़ाइनर ड्रेस को एम्बेलिश करने के लिए कुछ-कुछ लगाता है, तो बस वो हाँ, वैसा ही कुछ है। ये वो जैसे मैंने ये लगा रखे हैं इतने सारे, मैं तो पहन नहीं सकता ऑफ़िशियली ऑल दीज़ थिंग्स, ठीक है? तो मैंने एक लगा रखे हैं बिकॉज़ मेरे को अच्छे लगते हैं। तो ये वही है, ऑफ जनरल कोर्स। साहब हैं तो उसके मेडल-मुडल होने चाहिए, तो उसको अच्छे लगते हैं तो लगा दिया। देख डेमोक्रेसी के लिए मेडल दे दो। कौन-सी खोते की डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर? तो इनका बस देखिए ये दे विल इनके दिमाग में एक वो फ़तूर है कि हम कोई चीज़ गलत कर ही नहीं सकते। जी। अब देखिए इनका इतना दिमाग खराब है, इनको लगता है आईसीसी को पंगे लेके, बीसीसीआई से पंगे लेके आप मुरी के अंदर मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर और स्कार्दू के अंदर मैचेज़ रख सकते हो और भारत चुप रहेगा। अब जब लात पड़ी है तो वहाँ पर रोना-धोना शुरू हो गया है। कि ऐसे कैसे भारत कैसे बोल सकता है हमको, हम तो एकदम सिर्फ़ मैच ही रखना चाहते हैं, हमारा क्या है, हम तो देखिए पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है। अबे मुल्क तो बोल लो ढंग से, ठीक है?
और मेरे को ये नहीं समझ में आता, ये जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं, इनमें से कौन ऐसे नेशंस हैं जो पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलना चाहते हैं? Nobody wants to come to Pakistan. ठीक है? तो ये देखिए इनके अंदर एक टेंडेंसी है कि भई सबका सबका फॉल्ट है, मेरा नहीं। और ये ऑफ कभी कोर्स नहीं सुधरेगा। क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि इतने सालों से जो कुछ पाकिस्तान ने बोया और उसको काटा भी नहीं, वो खुद कट-कट के क्योंकि इतना ज़्यादा पक गया है वो क्रॉप्स, वो खुद झड़-झड़ के इधर-उधर फैल रहा है। उसको सकेल नहीं पा रहे हैं, कट्टा नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं ये देखो इन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया। तो पाकिस्तान ने खुद आतंकवाद को बनाया, टीटीपी को खुद बनाया, उनको इतना मजबूत किया। इनफैक्ट अभी रिसेंट एक मैंने कल परसों अपडेट देखा था जिसमें मुंबई हमलों का आतंकवादी लखवी, वो जिम में वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जी, जी। जहाँ खुले इतने खुले खतरनाक ये आतंकवादी खुले खुले में क्या, आप देखिए ये एक कंट्री थोड़ी है, कनाडा में भी सेम है। आतंकवादी खुले में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को पता है कि अगर इनको अंदर डालेंगे तो हमको मार देगा कोई। एब्सोल्युटली। आर्मी को भी यही चीज़ पता है यार, इनको अंदर डाला तो कल को साला मेरे घर में बॉम्ब लगाएगा कोई। हुँ, तो देखिए हिलरी क्लिंटन ने एक बारी बोला था, व्हेन यू कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड वन फाइन डे दे विल बाइट यू। तो ये ना एब्सोल्युटली। पाकिस्तानियों के अंदर एक ड्रीमिंग मेंटालिटी होती है, बांग्लादेशी के अंदर, अबे तुम्हारे पास ये बांग्लादेशी इतने बेवकूफ हैं, इन लोगों ने शेख हसीना के जाने की इतनी खुशियां मना ली कि सारी मुर्गियां मार दी अपने देश में। अंडे नहीं बचे इनके पास। कैन यू इमेजिन दिस दिस इज द काइंड ऑफ लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस इनके अंदर। इनकी गॉड! एक फैक्ट्री थी गाजी टायर्स की, जिसमें एक दिन लूटमार मची। किसी बेवकूफ ने आके वहां पर आग लगा दी। ठीक है, 200 बंदे मर गए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक्सीडेंट हो गया। ओके, वेरी सैड बट टेरिबल एक्सीडेंट हो गया। 3 दिन के बाद लोग फिर से घुसे उसके अंदर लूट-मार करने के लिए, जली हुई फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पर लोग मरे हैं, फिर से किसी ने आग लगा दी और 50 लोग मर गए वहाँ पर। आपको लगता है इन लोगों में दिमाग है? ये आपसे लड़ने से पहले खुद एक-दूसरे को मार देंगे। अच्छा है वैसे तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि भारत को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और खुद अपने आप लड़-लड़ के आपस में ये देख लीजिए, मैं भारत आपको बता रहा हूँ बड़ा क्लियरली, आप मेरी बात ये नोट कर लीजिए। बांग्लादेश हुँ, में हिंदू तो ठीक है, मरेगा, कटेगा, वो तो बेचारा उसकी हालत खराब ही है। हुँ, बट मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये आपस में लड़ने वाले हैं अभी, बहुत जल्दी। विदिन 2-3 मंथ्स यू विल फाइंड ओपन फाइट्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ बांग्लादेश। ये होगा, क्योंकि जी, जो बिल्कुल कुछ और इस्लामी फैक्टर्स हैं और जो बीएनपी के फैक्टर्स हैं और जो अवामी लीग के फैक्टर्स हैं, कोई भी दूध का धुला नहीं है। एब्सोल्युटली। सबके पास बंदूकें हैं, सबके पास ये सब चीज़ें हैं और सब खोलेंगे उसके बाद। एक टॉलरेंस लेवल होता है ना, वो जैसे ही वो क्रॉस करेगा, फिर देखिए आप क्या होता है यहाँ पर। दिस इज़ अ रेसिपी बिल्कुल। फॉर डिज़ास्टर, एब्सोल्यूट रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। लेकिन इस सब के बीच जो बांग्लादेश में हिंदू पाकिस्तान में तो है ही हिंदुओं की हालत खस्ता, लेकिन बांग्लादेश में भी इसी तरह के हालात बनते जा रहे हैं और लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर देखिए, थोड़ी ये तो चिंता ब है। जो जो हिंदू लोग हैं उनको समझ में आना चाहिए कि आप देखिए, आई डोंट माइंड अरब कंट्रीज़, मैं खुद जाता हूँ वहाँ पर, दे आर वेरी नाइस, वेरी ओपन, वेरी फ्री। हुँ, ठीक है? यूएई जाइए, इट्स एज़ फ्री एज़ एनीथिंग, कुछ जो मर्ज़ी करिए वहाँ पर, एब्सोल्यूटली। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है? बट ये जो सूडो रेडिकल्स, सूडो इस्लामिक कंट्रीज़ होती है ना, जिनको थोड़ा प्रिटेंड करना पड़ता है वी आर मोर इस्लामिक देन द इस्लामिक कंट्रीज़ देमसेल्व्स, ये ऐसे काम करती हैं। तो हिंदूज़ जहाँ पर भी ऐसे कंट्रीज़ में रह रहे हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि यार यहाँ पर फ्यूचर नहीं है मेरा, मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। दिस इज़ समथिंग, इवन इफ द कंट्री इज़ पीसफुल टुडे, सोचिए अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि अगर आपके सामने इतने बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स हैं, जहाँ पर ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एंड देखिए, अब लोग बोलते हैं भारत कोई कुछ नहीं कर रहा, क्या करेगा भारत? अपने वो लोगों को उठा के वहाँ गया है। देखिए, ये सवाल मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है। आप एक बेचारा हिंदू फैमिली है, 40-50 साल से वहाँ रह रहा है, उसका घर होगा, गाड़ी होगी, नौकरी होगी, से बैंक में सेविंग्स होंगी, वो सब छोड़-छाड़ के इधर आ जाए और यहाँ पर सड़क पे भीख माँगे उसके बाद। एब्सोल्युटली वो इतना आसान नहीं है सब लोगों को इतनी बड़ी संख्या में लोगों को उठाकर कहीं भी इट्स रखे नॉट दैट देना या ईज़ी, और कई कई इतने पुअर होते हैं, अब वो बॉर्डर बिल्कुल पे आ जाते हैं। अब बीएसएफ वाले को क्या पता है यार, ये हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, एब्सोल्युटली बौद्ध है, क्योंकि वहाँ कैसे पे पता उसको? जिस तरह से ड्रेसअप करते हैं वो भी एक ही जैसा होता है, भाषा अब वो सब कुछ उसके एक जैसा पजामे होता थोड़ी खोल के देखेगा ना यार, बंदों के तो चलो चेक कर लो, ठीक है, सॉरी बट लेट्स बी रियल अबाउट इट।
हाउ विल यू चेक द लेडीज? एब्सोल्युटली। कैसे करोगे आप ये? और ये तो है नहीं कि अभी मैं 1.5 लाख लोगों के पजामे खुलवा के चेक करना शुरू कर दूं वहां पर। हुँ। दिस इज अ बिग चैलेंज, इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू हैंडल। तो मेरे हिसाब से देखिए, भारत के अंदर भी जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है अबाउट इलीगल्स एंड ऑल दैट स्टफ, इलीगल्स को हुँ, उठा के फेंकना बड़ा इजी है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एक दिन आप राउंड अप करो, ठक आउट। बट देखिए, उनका जो इकोसिस्टम भारत के अंदर है उसको तोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड उसके पीछे काम हो रहा है। नाउ यू सी इन द पास्ट 2 डेज, रांची और हैदराबाद में 2 जगह पे ऐसी मैसिव रेड्स हुई हैं जहां पर इनकी फेक आईडीज बनती थी। बिल्कुल। तो आपको इकोसिस्टम तोड़ना है ताकि जब आप इनको भगाओ यहाँ से वापस ना आ पाए वो। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लगातार जो इनका जो इल्लीगल इमिग्रेशन है, ये घुसपैठ कर रहे हैं भारत के अंदर, ये बढ़ता जा रहा है जितनी बॉर्डरिंग स्टेट है। तो इनफैक्ट कई सारे हाई कोर्ट्स ने भी कंसर्न स्टेट्स को रेज़ किया है कि आप इस पे कुछ करें। झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, कई सारी हाई कोर्ट्स ने इस पे बात की। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से भारत काम कर रहा है इस मुद्दे पर, आगे भी इसी तरह से काम होता रहे क्योंकि ये राष्ट्र सुरक्षा की बात है। आदि बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।